नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं कहानी लेके आई हूँ पूजा की। पूजा बहुत ही कर्मठ और बहुत ही व्यवहारिक लड़की थी। वो ग्रेजुएशन कर कर काठ गोदाम से वापस अपने पैतृक शहर इलाहाबाद में अपने परिवार के साथ आई थी। उनके पिताजी प्रद्युमन वर्मा बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। किसी ने सुझाया कि इलाहाबाद में एक परमानंद की हवेली है जिसमें कि डिप्टी मजिस्ट्रेट शीतल वाजपेयी जी रहा करते हैं अपने परिवार के साथ, और वो अपनी हवेली का एक हिस्सा बेच रहे हैं। पता नहीं क्यों प्रद्युमन वर्मा को ये बात बहुत पसंद आती है और वो उस हवेली का एक हिस्सा खरीद लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं कि हवे इतनी पुरानी हवेली क्यों? तो प्रद्युमन वर्मा कहते हैं कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सर्जरी होनी है और ज़मीन लेकर मकान बनाना एक लंबा कार्यक्रम है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में यही उचित समझा। समय बीतता है, दोनों परिवार एक साथ रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं, 30 त्योहार मनाते हैं और पूजा हर समय कोई भी बात पूछनी हो, कभी बाजार जाना हो, कोई स्वादिष्ट भोजन बनाए तो शीतल वाजपेयी जी की जो बड़ी बहू हैं तन्वी, उनको बहुत प्यार करती थी, उनसे घुल मिलकर रहती थी। अक्सर तन्वी भाभी से मिलने आया जाया करती थी। वक्त बीतता है, बहुत प्रयास कर रही होती है पूजा कि बी फार्मा में उसका एडमिशन हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। शीतल वाजपेयी उसकी सहयोगी बनते हैं और उसे बी फार्मा में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही दाखिला मिल जाता है। इस बात से पूजा बहुत खुश है और शीतल वर्मा जी भी उसे बहुत प्यार करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इधर इनके परिवार में शशि वर्मा जी का सर्जरी होता है। बहुत लंबे समय से तबीयत उनकी बार बार ख़राब हो जाया करती थी और ये सर्जरी भी सफल हो जाती है। इस भागा दौड़ में उनके जो पति हैं प्रद्युमन वर्मा, उन पर बहुत एक्सर्शन पड़ता है। पहले कभी कर्मचारी से रिटायर्ड होकर जो जीवन में अंतर आता है, जो परिस्थितियों में और जगह में अंतर आता है, उसकी वजह से शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और इस दिल के दौरे पड़ने पर उनका बेटा जो अलग उन्हीं के साथ लेकिन अलग अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था, वो बहुत सहयोगी बनकर उनका इलाज करवाता है और थोड़े ही दिनों बाद उनकी तबीयत जरा सुधरती है। उनको एक दोबारा से दिल का दौरा पड़ता है और इस बार जो डॉक्टर हैं वो उन्हें बचा नहीं पाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। पूरा परिवार इस बात से गमगीन हो गया, माहौल एकदम बदल जाता है। सबसे ज़्यादा दुखी हैं शशि वर्मा। शशि वर्मा कहती हैं कि शादी के बाद एक दिन के लिए भी मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा। बहुत ही सुंदर साथ था और मैं इतना बीमार रहा करती थी, मैं ठीक हो गई और सेहत का ध्यान रखने वाले प्रद्युमन वर्मा यानी उनके पति उनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पूजा को एक अनजाना सा भय, अनजानी सी शंका थी जो हमेशा उसको अपने भविष्य को लेकर उसके मन में आती थी पिता के मरने के बाद, जिसको वो कह नहीं पाती थी, अपनी माँ से भी नहीं कह पाती थी। दोनों भाई पिता की अंत्येष्टि के बाद जो पूजा होती है उसमें आते हैं और अपने अपने हिस्से का जो फिक्स डिपॉजिट है, धन है, गहने हैं, जो कुछ भी वो लेकर अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। समय बीतता है, शीतल वाजपेयी ये सब कुछ गौर कर रहे होते हैं और वो एक निर्णय लेते हैं। वो अपनी पत्नी मालती वाजपेयी जी को शशि वर्मा से मिलने भेजते हैं। शशि वर्मा बहुत देर तक धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाती हैं और जाते जाते कहती हैं कि ये आपके परिवार के लिए बहुत उचित होगा। हम दोनों के परिवार के बीच में जो मेरे पति हैं वो सबसे ज़्यादा आदरणीय हैं और आपके पति मेरे पति का बहुत सम्मान किया करते थे। आपकी बेटी की इसी में भलाई है। ये कहकर मालती वाजपेयी जी वहाँ से चली जाती हैं। उचित समय देखकर शशि वर्मा यानी पूजा की माँ पूजा को सुझाती हैं कि मालती वाजपेयी ये सोच रही हैं, ये तय कर रही हैं एक बड़े होने के नाते कि तुम्हारी शादी वो अपनी बेटी से करवा दें, क्योंकि शीतल वाजपेयी तुमको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। ये सुनकर पूजा थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और बस वो इस बात से खुश है कि वो अपनी माँ के साथ रहेगी, माँ के पास रहेगी। किसी दूसरे शहर में यदि उसकी शादी होती तो बहुत से ऐसे सवाल उठते जिनके लिए शायद उसे अथक प्रयास करना पड़ता, कई बार वो अकेली भी पड़ जाती। वो इस शादी के बारे में सोच ही रही होती है कि एक दोनों का मीटिंग ज़्यादा दूर नहीं, अपनी छत पर ही तय होता है। शाम का वक्त था, सूरज लालिमा बिखेरते बिखेरते पूरे माहौल को
बदल रहा था और उसके बीच में पूजा और अभिजीत और तन्वी भाभी छत पर बैठकर बातचीत करते हैं। तन्वी भाभी उसे समझाती है कि अपने भविष्य के लिए तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि रुका हुआ मन रुके हुए पानी की तरह होता है। इसलिए तुम तय कर सकती हो, हम तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। पूजा हल्का सा मुस्कुराती है और उस समय तो वो कुछ नहीं कहती, उस हल्की सी तिरछी होकर जो वो बैठी है। तो अभिजीत आज उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इसके पहले भी पूजा परिवार में कई बार आती जाती थी, लेकिन हमेशा अपनी सीमाओं में बंधी हुई। आज उसको अभिजीत बहुत ध्यान से उसका आंकन कर रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे। अभिजीत बहुत चंचल, माता पिता दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ, लेकिन पूजा उसके विपरीत कभी किसी से शिकायत नहीं कर पाती थी। धीर, गंभीर और मेधावी, इसके अलावा अपने परिवार के लिए बहुत ही जिम्मेदार, अपने परिवार के मान सम्मान के लिए बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। धीरे धीरे ठंड पड़नी शुरू होती है और एक निश्चित दिन में पूजा और अभिजीत की शादी तय हो जाती है। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, मान्य व्यक्ति, सभी नज़दीकी रिश्तेदार आते हैं और जिस तरह से शीतल वाजपेयी ने सब कुछ तय किया था, उन्हीं के अनुसार पूरे घर को सजाया जाता है। शादी का घर कैसा उल्लास से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है। रिश्तेदार, पकवानों की खुशबू, फूलों की महक, शाम को लेडीज संगीत, और इस सब के बीच में बड़ा ही खूबसूरत सा उस विला का जो चबूतरा है गुलाब और बेला के फूलों से सजा दिया जाता है। दोनों परिवार मिलजुल कर इस खुशी को आपस में बांटते हैं। पूजा की शादी अभिजीत के साथ हो जाती है। अभिजीत भी एक प्राइवेट बैंक में काम किया करते थे। पूजा को पाकर वो बहुत खुश हैं और पूजा भी हमेशा की तरह जैसे अपने हर रिश्ते के लिए जिम्मेदार थी। वो अपना मनचाहा ससुराल, मनचाही पढ़ाई लिखाई, सब कुछ उसका सपना जैसे सच हो गया था, जैसा उसने सोचा भी नहीं था, कहीं उससे भी ज़्यादा वो बहुत खुश थी। अभिजीत अपने हर सपने को जो पूजा के साथ जीना चाहते थे, वो सब कुछ पूजा उसी के अनुसार बन जाना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है, पूजा की नौकरी लग जाती है। दोनों साथ साथ नौकरी के लिए जाया करते। इस तरह दोनों दिन आसमानी और शामें गुलाबी कर लिया करते। पूजा का प्यार और पूजा इस शादीशुदा जीवन में पूर्णता पा रही थी, पूर्ण हो रही थी, अपने जीवन के अर्थों को पूर्ण कर रही थी, बहुत खुश थी। तभी 2 महीने बीत जाते हैं इस तरह और उसे याद आता है कि माँ कैसी होगी। माँ को तो देखा नहीं, ना उनका कोई कॉल आया। वो एक दिन अपनी सासू माँ मालती वाजपेयी जी से आज्ञा लेकर माँ से मिलने जाती है और कहती है कि माँ का जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आऊँगी, सवेरे यहीं से माँ के पास से ही ऑफिस चली जाऊँगी, अब तो कल ही मिलूँगी, जो कुछ भी होगा आप संभाल लीजिएगा। ऐसा कहकर वो अभिजीत से उन्हें अवगत कराती है, परिस्थितियों से अवगत कराती है। लेकिन ये सिलसिला कम नहीं होता, सिलसिला बढ़ते ही जाता है। वो आए दिन अपनी माँ के पास जाया करती और इसी तरह रुक जाती थी। कई बार ऐसा भी होता कि ऑफिस में पार्टी है, मीटिंग है, भाभी के साथ शॉपिंग जाना है। इस बात से मालती वाजपेयी बड़ी खिन्न होती थी। कहती थी परिवार में का परिवेश तो उसे अपनी समझा ही नहीं। हर किसी के परिवार का अलग अलग प्रकार का परिवेश होता है, उस परिवेश की अपनी प्राइवेसी होती है। ये तो आए दिन माँ के यहाँ जाती है, जबकि उसकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए लोग हैं, फिर भी वो नहीं निभाते। और कई बार तन्वी भाभी भी कहती थी कि जो अभिजीत है बहुत देर रात तक जगते हैं, कई बार सो जाते हैं और उनके कमरे का टीवी, फैन सब कुछ चल रहा होता है। आते हैं, पूजा नहीं होती, थोड़ा सा कुछ खाते हैं और वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। एक अजीब सा वक्त दोनों मिलकर देख रहे होते हैं। पूजा अपने परिवार को समझने की कोशिश करती है, उनके समाधान देने की कोशिश करती है और अभिजीत अपने अकेलापन को बांट नहीं पाता है। लेकिन ये सब कुछ शीतल बाबू से अवगत नहीं था। शीतल वाजपेयी के पास उनकी पत्नियां आती हैं और शिकायत करती हैं, तो वो कहते हैं देखो तुम कुछ नहीं बोलोगी, यदि कोई बोलेगा, इस बात की शुरुआत करेगा तो मेरा बेटा अभिजीत। एक बार इसी तरह उसकी तबीयत खराब होती है, सर में दर्द होता है, पूजा देर से आती हैं तो उनके ऊपर गुस्सा आने लगते हैं।
और पूजा की जैसे हमेशा की आदत है, वो परिस्थिति संभालने के लिए चाय बनाती है, उनको प्यार से बोलती है और दवाइयाँ देती हैं, लेकिन इन सब बातों का अभिजीत पे कोई असर नहीं पड़ता। वो चाहते हैं, दंदनाते हुए अपने पिताजी के सामने सारी परिस्थितियाँ रखते हैं। तो शीतल वाजपेयी कहते हैं, ये तो मुझे पता था, ये तो होना ही था, लेकिन अब इसके आगे क्या, इसकी आगे की परिस्थिति कैसे संभलेगी। शीतल वाजपेयी कहते हैं, इसका भी समाधान मेरे पास है। पूजा कहती है, को किसी से भी मैं कुछ कहूँ, आज कोई सुनेगा, कल उस बात का बतंगड़ बनेगा। मैं अपने भाइयों से बहस नहीं करना चाहती, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका अपना निर्णय है। वो चाहें तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में तुरंत समाधान निकल सकता है। इस पर शीतल वाजपेयी कहते हैं, बेटा यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को फ़ोन करके इस बारे में तुम्हारे सामने ही बात करना चाहता हूँ। पूजा कहती है, ठीक है, आप उनको कॉल करें। बड़ा भाई प्रवीण जो पूना में रहा करता था, उसको वो कॉल करते हैं और कहते हैं, देखो परिवार से क्या लेना है इसके बारे में नहीं सोचा जाता है, परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। यदि तुम्हारे पिता नहीं हैं तो तुम अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ बहुत ही जिम्मेदार रवैया तुम्हें अपनाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली हैं और उन सब बातों को समझने के लिए पूजा को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, अपने रिश्तों में बंटना पड़ रहा है। प्रवीण इस बात को तुरंत समझते हैं और एक हफ्ते का समय लेकर आते हैं। प्रवीण आते हैं तो शीतल वाजपेयी कहते हैं, इतना बड़ा ये मकान है, इसके अलावा तुम लोगों ने अपनी अपनी हिस्से के पैसे से ज़मीन वगैरह खरीद ही ली है, क्यों नहीं इस मकान के निचले हिस्से को तुम किराए पर उठा देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी माता जी को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। मैं घर का आदरणीय हूँ, दोनों परिवारों में सबसे ज़्यादा आदरणीय हूँ, इस कारण मैं तुमसे ये सब बातें कह रहा हूँ। प्रवीण इस बात से सहमत होते हैं और माँ को अपने साथ ले जाते हैं। अंततः शीतल वाजपेयी कहते हैं, देखो बेटा तुम कहीं गलत नहीं थी, लेकिन अपने परिवार के मान सम्मान के लिए तुम अपने अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकती। अपनी शादीशुदा जिंदगी को तुम्हें प्रायोरिटी देना ही चाहिए, क्योंकि शादी में की जो शुरुआत होती है उसमें दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होकर तभी रह पाते हैं। एक अच्छा माहौल तभी बन पाता है जब वो दोनों को ईमानदारी से एक दूसरे को समझे। इसमें पूजा की कोई गलती नहीं, गलती है कि वो किसी और की जिम्मेदारी निभा रही थी। इस तरह शीतल वाजपेयी प्रवीण को समझाते हैं, देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की महिलाएं ही सजग होकर परिवार को समझे ये काफ़ी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार की महिलाएं सजग हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, वो जितना निभाती जा रही हैं, परिवार के जो पुरुष हैं, जो बड़े हैं, वो उतने ही गैर जिम्मेदार होने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको अपने अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदार होना, ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। आज की कहानी यहीं तक। आपको यदि कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।